हेलो एवरीवन, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप, या आप कह सकते हैं सोशल सर। ठीक है, आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का जो पार्ट 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसकी ये 4th वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, 3 वीडियोस जो अपलोड हुई हैं आप उसमें अच्छे से पढ़िए, समझिए और लिख करके अपने तैयारी कीजिए। बोर्ड प्री बोर्ड अब ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो लेंदी हो जाती है, इसलिए बीच में जितना होता है उतने ही अपलोड करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो खैर शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए। हर अच्छी चीज़, दिमाग में रखना ये बात, हर अच्छी चीज़ को समझने में समय लगता है। ठीक है, जो बेकार चीज़ होती है आप उसको समझने में टाइम नहीं लगाते। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम गलत चीज़ों को सीखना चाहते हैं वो हमें तुरंत आ जाती है, लेकिन हम सही बनना चाहते हैं, सही चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगता है, आपको भी, मुझे भी, बाकी सबको भी, है ना। तो ये जो मैं लिख कर के आपको पहुंचा रहा हूँ ये बहुत सही चीज़ें हैं। टाइम लगेगा समझने में और याद करने में, लेकिन याद करने में मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस, टू द पॉइंट आंसर है। कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है, कोई पॉइंट रिपीट इतना नहीं हुआ है। ठीक है, तो लिमिटेड तो नहीं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन एक ही बार में आया और उसका आंसर एक ही बार में आया है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं है इस वीडियोस में, इस क्लासेस में। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। जो अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझना शुरू करें, जुड़ना शुरू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और दूसरों तक शेयर करें। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 16 किया था, चीन की अर्थव्यवस्था के जो उत्थान है या चीन की अर्थव्यवस्था के विकसित होने का कारण हमने पढ़ा था। ठीक है, कि उसकी अर्थव्यवस्था के विकसित होने के क्या क्या कारण रहे। उसमें से एक पॉइंट यहाँ भी है, इस क्लास के अंदर लिखा है सभी नागरिकों को रोज़गार देना। चीन की, या ये लास्ट क्वेश्चन जो वीडियो का है उसका आंसर एक पॉइंट रह गया था, सभी नागरिकों को रोज़गार और सामाजिक कल्याण योजना का लाभ देने के दायरों में लाया गया। अब सरकार या तो ये काम चुनाव से पहले करती हैं या चुनाव से ही शुरू कर देती है, चुनाव जीतने के बाद से शुरू करती है। कुछ सरकारें होती है जो चुनाव जीतने से पहले ही करती हैं और उसके बाद सिर्फ आराम करती हैं 5 साल। कुछ सरकार ऐसी होती हैं जो अगला चुनाव जीतने के लिए करती हैं और जैसे जीत जाती हैं तो आराम करती हैं। लेकिन शायद चीन की अर्थव्यवस्था में इस तरह की कोई उस समय घपलेबाजी नहीं देखी गई। उन्होंने बल्कि अपने नागरिकों को क्या किया है, हर एक वो चीज़ें, सुविधाएं देने की कोशिश करी जिससे कि उनके नागरिक का जीवन भी चलता रहे। क्योंकि नागरिक ही नहीं रहेंगे समाज में, लोग ही नहीं रहेंगे समाज में, तो उनको चुनाव कैसे, वोट कैसे मिलेगा। अगर एक नेता को वोट चाहिए तो उसके समाज में नागरिक भी तो सही से जीना चाहिए ना। नागरिक जिएगा ही नहीं तो उनको वोट कौन देगा, या वोट कैसे ले लेंगे वो, क्योंकि उसी नागरिक को तो तुमने मार दिया, उसी नागरिक के परिवार सदस्य को आपने चीज़ें नहीं सुविधाएं दी, तो वो नागरिक आपको वोट क्यों देगा। लेकिन चीन की सरकार ने ऐसा किया, क्या किया देखो, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास के लिए उसने बोला कि हमारे नागरिकों को रोज़गार दिया जाए, सामाजिक जो भी कल्याण योजनाएं हैं, जैसे कोई सामाजिक नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं ना, जैसे सुविधाएं होती हैं, सरकारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें उन सभी का लाभ के दायरे में लाया गया। किनको लाया गया, जो चीन की जनता थी, चीन के लोग थे, नागरिक थे, और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में आगे निकालना भी था। अब हमारे देश में शिक्षा के नाम पे सिर्फ घोटालेबाजी होती है। शिक्षा को हम शिक्षा से नहीं देखते, शिक्षा की दृष्टि से नहीं देख रहे हम अपने देश में शिक्षा को राजनीतिक व्यवस्था से देखते हैं कि भैया जब चुनाव होंगे तभी हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे, चुनाव होंगे भैया तभी हम टीचरों की बहाली करने की बात छेड़ेंगे।
तो चुनाव के साथ जोड़ दिया गया है शिक्षा क्षेत्र को। इसीलिए स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी कमी है। जो सुविधाएं होनी चाहिए टीचर के लिए टीचरों की सुविधाएं, बच्चों के लिए बच्चों की सुविधाएं, वो आधी अधूरी हर एक समय पाई जाती है, क्योंकि उसको हमने किससे जोड़ रखा है? राजनीतिक व्यवस्था से। कि जब जब राजनीतिक व्यवस्था में कुछ बहाली बदलाव होने की आशंकाएं होंगी, तब तब हम शिक्षा में बहाली प्रक्रिया को भरने की जो कार्य नीति हैं वो शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, है ना। हम हर एक चीज़ को एक ही जगह लाके बांधने शुरू कर दिया हमारे देश के लोगों ने, वो है चुनाव और चुनाव। ठीक है। खैर, तो ये नागरिक की व्यवस्था के लिए चीन ने क्या किया? उनको रोज़गार देना शुरू किया। सामाजिक कल्याण जो योजनाएं बनाई गई थी, जो सरकारी नीतियां थी, सरकारी जो जैसे सुविधाएं थी सरकार की तरफ से, वो सारी सुविधाएं उनके नागरिकों को चीन ने दी। इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था क्या हुई? विकसित हुई। उसके नागरिक को शिक्षित करने पर जोर दिया उन्होंने। ठीक है। तो इसलिए वहाँ के देश की तरक्की हुई। इसलिए तो चाइना आज भी आगे है ना, और चाइना अब डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो आगे, हम भी आगे हैं, लेकिन वो हमसे थोड़ा ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है चीज़ों को, है ना। क्वेश्चन 17 देखते हैं। चीन की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था क्या थी? अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, चीन की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है। चीन की किसकी, कौन सी अर्थव्यवस्था? चीन की अर्थव्यवस्था तो पूछी है, लेकिन अर्थव्यवस्था से पहले एक शब्द आया है बाजार मूलक। ये शब्द ध्यान रखना है। क्वेश्चन कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है अपने आप में। कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे तो आप खुद फंस जाओगे। वहाँ पे हमने चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान या विकसित होने की बात पढ़ी है। अर्थव्यवस्था तो थी, लेकिन विकसित और उत्थान की बात पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है? हम बाजार मूलक की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा ये ध्यान देना है शब्दों पे और क्वेश्चन के जो क्वेश्चन बनाए गए उस पर। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इसमें देखो पॉइंट बहुत इजी बनाए गए, तो आपका टाइम सेव होगा पेपर में बच्चे। टाइमली करोगे पेपर को, पॉइंट टू द पॉइंट आंसर्स अगर लिखे गए हैं तो बहुत ईजिली करोगे, टाइम सेव हो जाएगा, ईजिली कर भी लोगे और समझ भी लोगे चीज़ों को, है ना। तो चीन, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, चीन की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था क्या थी? पहला पॉइंट, 1970 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म करना। चीन की बाजार मूलक मतलब कि एक बाजारिक व्यवस्था को कैसे चीन ने बढ़ावा दिया। तो चीन की बाजारी मूलक अर्थव्यवस्था क्या थी? कि अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाना, यानी कि अमेरिका की जो भी मार्केटिंग है, यानी कि जहाँ पे उसके सारे कारोबार चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, उस मामले में अमेरिका के साथ तालमेल बैठाना, उस मामले में अमेरिका के साथ बातचीत करना, वो संबंध की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो 1970 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने ही राजनीतिक या फिर अपने आर्थिक जो एकांतवास था चीन का, उसको ख़त्म किया चीन ने। तो चीन ने अपनी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था कैसे शुरू करी? अमेरिका जैसे ताकतवर देश के साथ अपने रिश्ते जोड़ करके। रिश्ते किसमें? अपने राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि अपने देश, अपने नेता, अपने राज्य, अपने आसपास की जो योजनाएं थी, उन सभी सुविधाओं को उसने राजनीतिक तौर पे सुधार करने की कोशिश करी, और आर्थिक तौर पे जो एकांतवास था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। एकांतवास का मतलब है कि जो चीन था वो पहले अकेला था, लेकिन अब उसने अपने एकांतवास यानी कि अकेलेपन को हटाया, उसने अपने साथ दूसरे देशों को भी जोड़ना शुरू किया, जैसे कि अमेरिका का हमने पढ़ा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो चीन की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में सबसे पहले किसके साथ अपने गठबंधन या जोड़ मजबूत किया? अमेरिका के साथ। ठीक है। किस रूप में? राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में। ठीक है। ताकि उसका जो अकेलापन है चीन का, यानी कि सिर्फ अकेला वही व्यापार लाने ले जाने करने बनाने में लगा था, अब अमेरिका उसके साथ हो गया, तो उसके काम को और आसानी से किया जा सकेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, 1973 में
प्रधानमंत्री चाओ एन लाय, चीन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे 1973 में, उनकी बात हो रही है। अभी चीन के प्रधानमंत्री कौन है आप कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने कॉपी में स्पेसिफिकली लिख सकते हो। ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री उस टाइम पे जो थे उनकी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। ठीक है, लेकिन आप करेंटली जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाय ने कृषि पे, उद्योगों में, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 अलग अलग, ये 2 का मतलब अलग 2 नहीं है, अलग का मतलब 2 बार लिखा हुआ अलग ऐसे। ठीक है, तो 4 अलग अलग प्रस्ताव रखे। तो देखो उस समय जो प्रधानमंत्री थे चीन के 1973 में, तो उसने अपनी उस प्रधानमंत्री ने क्या किया, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए 4 तरह के प्रस्ताव पारित किए। तो ये बेटा क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाय ने कौन से 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, ये पॉइंट भी है, लेकिन इस पॉइंट में अलग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो पहला पॉइंट था कृषि, दूसरा पॉइंट था कृषि के बाद कृषि से निकाला सामान, कच्चा माल, उसको ले गए उद्योग, तो उद्योग आ गया। तीसरा, उद्योग से बना हुआ सामान उन्होंने सेना तक पहुंचाना शुरू किया। और वैज्ञानिक या विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 अलग अलग प्रस्ताव चाओ एन लाय ने रखे, जो कि उनकी बाजार मूलक व्यवस्था को बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए कारगर साबित हुई। तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, 1978 में, देखो 1970 में अमेरिका के साथ जो संबंध बनाए अपने आर्थिक और राजनीतिक रूप को मजबूत करने के लिए। 1973 में प्रधानमंत्री ने 4 प्रस्ताव पारित किए। 1978 की बात कर रहे हैं अब। 1978 में तत्कालीन नेता उस समय में कैसे, देंग शाओपिंग। ठीक है, कौन थे तत्कालिक नेता, ये नाम पूछा गया कि 1978 में चीन में तत्कालिक नेता के नाम क्या थे। तो तत्कालिक नेता का नाम था देंग शाओपिंग, जिन्होंने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा करी। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी एक पॉइंट अलग से पूछा जा सकता है कि 1978 में तत्कालिक नेता कौन थे चीन में, तो देंग शाओपिंग थे। इनका एक और क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है कि खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की थी। तो खुले द्वार की नीति की घोषणा देंग शाओपिंग ने की थी, जो अपने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा करे जिन्होंने। ठीक है, जिसके द्वारा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, चीनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खुलने व शॉक थेरेपी पर अमल ना करने के कारण क्या थे। अब देखो शॉक थेरेपी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में आई थिंक ये होगा शॉक थेरेपी के बारे में, है ना। शॉक थेरेपी में किस तरह की व्यवस्था थी, उसे शॉक थेरेपी क्यों कहा गया, क्योंकि बर्बाद कैसे हुआ वो, ये वो ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग बातें आपने पढ़ी होंगी। तो खैर हम आ जाते हैं अपने इसी क्वेश्चन पे कि चीन की अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खुलने, क्वेश्चन पे देखो, जोर देखो ध्यान से, चरणबद्ध ढंग से, अर्थव्यवस्था की बात फिर से आई है, लेकिन अर्थव्यवस्था में किसकी बात बोल रहा है, चरणबद्ध ढंग से खुलने व शॉक थेरेपी, जो शॉक थेरेपी आपने काफ़ी पहले भी पढ़ा होगा चैप्टर में। तो शॉक थेरेपी पर अमल ना कर पाने के कारण बताइए। तो चीन का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, क्या कारण थे। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 1982 में खेती का निजीकरण करना। चीन ने अमल क्यों नहीं किया। देखो शॉक थेरेपी में क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था को वो करने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ संभव। तो क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ पे कारण क्या है कि चीन ने क्यों नहीं अमल किया शॉक थेरेपी पे, क्योंकि 1982 में चीन ने क्या किया, खेती का निजीकरण करना शुरू कर दिया, और 1998 में उद्योगों का निजीकरण करना शुरू किया। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण मतलब खुद का, प्राइवेटाइजेशंस। ठीक है, अब लोग खुद के तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन वाला है तो बहुत ज़्यादा खेती होगी, तो उसका अपना निजीकरण होगा, तो फिर वो ज़्यादा फ़ायदा कमाएगा। किसी का है ही नहीं, वो कहाँ से लाएगा। तो चीन ने, ये क्वेश्चन अलग से इसमें भी बनते बेटा, हर पॉइंट में भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बताया जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1982 में खेती का निजीकरण किया गया।
चीन ने कब किया खेती का निजीकरण? ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी पूछा जा चुका है कि खेती का निजीकरण कब किया गया? 1982 में। और उद्योग का निजीकरण कब किया गया? 1998 में। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 और 8, 10 का। ठीक है, तो 10 साल बाद उद्योग का निजीकरण भी किया गया। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, चीन की अर्थव्यवस्था का खुले ढंग से व शॉक थेरेपी पर अमल ना करने के कारण बताइए। तो पहला कारण था कि निजीकरण व्यवस्था को अपनाना। ठीक है बेटा, पहला कारण है निजीकरण व्यवस्था को अपनाना। ठीक है, 1982 में खेती का निजीकरण किया, फिर खेती के बाद उद्योग की बारी आई, 1998 में उद्योग का निजीकरण किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्यापारिक अवरोधों को, जो व्यापारिक तौर पे जो अवरोध थे, अवरोध मतलब जो रुकावटें आ रही थी, रोका टोकी हो रही थी व्यापार करने में, तो व्यापारिक अवरोधों को आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया ताकि विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सके। अब देखो यहाँ पे शॉक थेरेपी पे अमल ना करने का दूसरा कारण क्या है कि विदेशी निवेशक को अपने उद्यम लगाने पर जोर दे रहा है। अपने क्षेत्र के लोगों को जोर दो ना, अपने क्षेत्र में फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए लोगों को वो करो ना, मदद करो। तुम बाहर के लोगों को बुला के मदद दे रहे हो, अपने देश के लोगों को कंगाल कर रहे हो। तो ऐसे नेता भी करते हैं हमारे देश में, बाहर तो बहुत सब कुछ कर दिया लेकिन अपने देश को कंगाल कर बैठ रहे हैं, है ना। दूसरा पॉइंट में ध्यान से सुनना, व्यापारिक अवरोधों को आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटा दिया गया। तो जो आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए उन्होंने क्या करा, जो अवरोध थे, जो रोक टोक रुकावटें थी, किसमें? व्यापार में आना जाना लेन देन करने के लिए जो रुकावटें आती थी, उन्होंने क्या करा, पैसे के लालच में उन्होंने क्या करा, उसको हटा दिया। तो चीन ने इसलिए शॉक थेरेपी पे अमल नहीं कर पाया, क्योंकि उसने फिर बाद में उसमें लालच आया, उसने अपने आर्थिक यानी कि पैसे कमाने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या करा, अपने वो सारे अवरोधों को हटा दिया जो उनके देश में कम से कम कुछ चीज़ों को बरकरार रखती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। क्या हटा दिया? उन्होंने बोला कि विदेशी निवेशकों को अपने उद्यम लगा सकने के लिए रोक टोक जो थी वो हटा दी। अब विदेश के लोग आकर के वहाँ पे अपना कारोबार जमा रहे थे और वहाँ के लोग मर रहे थे, उनके पास होते हुए भी उनको कोई परमिशन नहीं मिल रही थी। तो ये तो अपने देश का ही नुकसान किया ना नेताओं ने। तीसरा पॉइंट, इसीलिए उन्होंने शॉक थेरेपी पे तो अमल नहीं किया ना, क्योंकि यही कारण था कि उन्होंने विदेशी निवेशकों को आने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? ताकि उनको आर्थिक रूप से ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो उनसे ज़्यादा पैसा ले सकेंगे, अपने देश के लोग पैसा कम देंगे, है ना। तो ये भी लालच अपने ही देश को बर्बाद कर देता है ना। तीसरा पॉइंट है नई आर्थिक नीति को अपना करके। अब नई आर्थिक नीति जैसे कि यहाँ पे ही है कि आर्थिक नीति को ज़्यादा फोकस किया, तो भाई नई आर्थिक नीति अपना करके उन्होंने शॉक थेरेपी को अमल करने से मना कर दिया। चौथा पॉइंट है कृषि निजीकरण के कारण। जो कृषि का निजीकरण कब हुआ? 1982 में। देखो कृषि का 82 में हुआ तो उसके 10 साल बाद में जाकर के उद्योग का हुआ, ऐसे ध्यान रखना है, 10 साल का अंतर याद रखना है। चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ मैं, कृषि निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करके कृषि का निजीकरण किया। निजीकरण मतलब कि जिसकी खेती है, जिसका अपना वो है, उसको अपना अपना सौंप दिया गया। ठीक है, अब जब निजीकरण कर दिया गया, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन जैसे हम बोलते हैं, प्राइवेट, ठीक है, जो सबके लिए उपलब्ध था कि कोई भी आके खरीद सकता है। जैसे मान लो अब हमारे यहाँ पे खेती नहीं हो रही है क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, हम जो ग्रामीण एरिया होंगे उनके पास, उनकी खेतों से हम अनाज खरीदेंगे या उनको पैसे देंगे बदले में, है ना, ये हो सकता है। लेकिन सरकार ने क्या करा, निजीकरण कर दिया कि भैया तुम्हारा अपना है, तुम्हें अपना करना है, ये वो ऐसे वैसे। तो उनमें लालच भर दिया गया कि अब तुमसे विदेश के लोग आएंगे, अपना उद्योग लगाएंगे और आपको अपना अनाज उनको दे देना है, ताकि वो अपनी फैक्ट्री में बिस्किट बनाएं, उसी आटे से ब्रेड बनाएं, बंद बनाएं, या उसी आटे से जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो या चावल से क्या बनाना चाहते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से उनका निजीकरण करने के बाद खेती का लोगों के अंदर लालच आया और लोगों ने क्या किया, अपनी चीज़ों को धीरे धीरे आम जनता तक पहुंचाने में कमी कर दी। ठीक है, तो निजीकरण के कारण क्या हुआ, उत्पादन तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि निजीकरण हो गया तो सीधा यहाँ से जो खेती निकलती थी, अनाज निकलता था, वो सीधा
जैसे हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि विदेशी निवेशक, तो जो विदेश से लोग आ रहे थे हमारे यहाँ पे, अब ये निजीकरण के कारण डायरेक्ट उनको अनाज बेच रहे थे, तो इसीलिए ज़्यादा पैसे आ रहे थे क्योंकि वो अमीर लोग हैं जिनको हम बेच रहे हैं। अब हमने क्या किया, पैसे के लालच में हमने खुद के जैसे मध्यम वर्ग के लोगों का नुकसान कर दिया। हमने अपने ही जैसे समाज के लोगों को ख़राब कर दिया दूसरों देश के लोगों के वजह से, या दूसरे देश की चीज़ों को देखने के बाद हमने अपने ही देश को ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे निजीकरण हुआ, निजीकरण के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण में जो आय थी, गांव के क्षेत्र में जो आय का साधन था, जो आय का भंडार था, वो धीरे धीरे बढ़ोतरी की तरफ चलता गया क्योंकि उन्होंने क्या किया, विदेशी निवेशकों को सारा सामान देना शुरू कर दिया और बदले में वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा देने लग गए थे। तो ये शॉक थेरेपी अमल ना करने के कारण ही हुआ। ठीक है, 5वां पॉइंट है व्यापार के नए कानून बने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेज, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना है, लिख लेना। ठीक है, सेज SEZ, सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब व्यापार के अलग अलग नियम कायदे कानून बना दिए। अब चीन को जब और मुनाफा हुआ तो उसने क्या करा, जो लोग अपने ही गरीब लोगों को बर्बाद कर रहे थे और अमीर लोगों को बेच रहे थे ज़्यादा पैसे में, अब उन्हें भी दिक्कत देना शुरू कर दिया क्योंकि अब तो उन विदेशों का फ़ायदा हो चुका है। अब उन विदेशों से सरकार का जो फ़ायदा हो रहा है वो सरकार तो बताएगी थोड़ी आपको, क्योंकि आपने पहले उनका फ़ायदा करवा दिया। अब वो उतना कर चुके हैं तरक्की, तो अब उनको इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो अब आपका वो सामान जो पहले लोग ख़रीदते थे अब वो भी बंद कर दिया उन्होंने ख़रीदना, तो नुकसान कहीं ना कहीं आपका भी ज़्यादा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यापार के नए कानून बना दिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत कर दी। आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से कौन था? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखा करो पॉलिटिकल साइंस में, तो ज़्यादा इजी होगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और याद भी रहेगा। ठीक है, जहाँ हिंदी ना के बराबर हो तो याद कर लो, अदरवाइज़ कोशिश करो इंग्लिश में उसको याद रखो। ठीक है, तो सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेशी व्यापार, हर जगह विदेश को अब लाया जा रहा है, इसीलिए तो उन्होंने शॉक थेरेपी पर अमल नहीं किया। तो विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण चीन शॉक थेरेपी पर अमल नहीं कर पाया। और क्या कारण थे नहीं अमल करने के? विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार होने के कारण दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया चीन ने। अब चीन के पास अपने देश के अलावा दूसरे देश की अगर मुद्राएं आ रही हैं, क्योंकि उसने विदेशी को आमंत्रित किया, तो विदेश के लोग आएंगे, उनकी मुद्रा भी लाएंगे। विदेश के लोग हमारे यहाँ से सामान जितना ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे उतनी ही मुद्रा उनकी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा भंडारित होगी, इकट्ठा होगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब चीन ने उस पैसे का क्या किया देखो, उसने बोला कि दूसरे देशों में निवेश करना। अब चीन को उनकी मुद्रा से अपने देश में निवेश करवाना चाहिए था, है ना। अपने देश में निवेश करवाना चाहिए था, अपने देश में कुछ खोलना चाहिए था ताकि लोगों को रोज़गार मिल जाए। कई लोग ऐसे हैं जो भटकते हैं पढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, किसी का कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो जल्दी से पा लेता है चीज़ें, किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कोई होता है कि कोई बोल करके अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को इम्प्रेसिवली प्रेजेंट करता है। कोई होता है बोलने में कम होते हैं तो करके दिखाने में स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई होते हैं जो दोनों चीज़ में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया चीन ने अपने विशाल भंडार को, जो विदेश की मुद्रा इकट्ठा होने लगी, तो उस विशाल भंडार के कारण चीन ने क्या करा, दूसरे देश में निवेश किया। अरे अपने देश में निवेश करते तो आपके देश की तरक्की होती, लेकिन चीन ने क्या करा, विदेशी मुद्रा को इकट्ठा किया, लालच के मारे उसने दूसरे देश में निवेश कर दिया, पैसे लगा दिए। तो दूसरे देश में पैसे लगाएंगे तो दूसरे देश के लोगों की तरक्की होगी ना, वहाँ पे काम मिल जाएगा लोगों को, वहाँ पे लोगों को सब कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अपने देश के लिए आया है तो आप पहले अपने देश की तरक्की ढूंढें। ठीक है, ताकि लोग आपसे देख के सीखें। लेकिन चीन ने दूसरे देश में निवेश कर दिया, तो इसीलिए शॉक थेरेपी पे अमल नहीं हो पाया। 19वां क्वेश्चन है, ये 19वां क्वेश्चन है, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो चीन विश्व व्यापार संगठन में कब आया?
2001 में। अब कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी पैदाइश 2001 की होगी, तो ऐसे याद रख लेना कि सन 2001 में चीन ने अपने आप को विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया, विश्व स्तर पर, ठीक है। वर्ल्डली जो ट्रेड हुआ, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO भी बोल सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? सन 2001 में, ठीक है, या 2001 में। आखिरी क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, चीन की आर्थिक सुधार के बावजूद, क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, आर्थिक सुधार हो गया चलो ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि आर्थिक सुधार के बावजूद हर व्यक्ति इस लाभ से वंचित क्यों हुए? इसके परिणाम क्या निकले? अब चीन जिसके पास सब कुछ हो ही जा रहा है, तो भी लोग वहाँ पे वंचित क्यों हैं? क्यों पिछड़े हुए हैं लोग? देखो कारण बताते हैं। पहला कारण है बेरोजगारी के बढ़ने से 10 करोड़ को रोजगार की तलाश करना। बेरोजगारी बढ़ने के कारण 10 करोड़ रोजगार की तलाश करने जुट जाना, यानी कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी, मतलब 10 करोड़ को रोज़गार की तलाश करना पड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो बेरोज़गारी चीन में बढ़ गई। आर्थिक सुधार तो हो गया, लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? क्योंकि चीन ने तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भैया दूसरे देश में निवेश कर रहा है, अपने देश को कंगाल कर दिया उसने। आज का चीन अपने देश की तरक्की कर रहा है, ठीक है, लेकिन आज का हमारा भारत अपने देश में तरक्की नहीं कर रहा। सबकी नौकरी ख़राब है, नौकरी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में ख़राब चल रही है, ठीक है। नौकरी को इतना छीना झपटी वाला हमारा देश बन गया है भारत, कि लोगों को तनख्वाहें ढंग से नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई चेकिंग नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल्स में जाओ, टीचर्स की सैलरी देखो 8,000, 5,000, 10,000 देते हैं, या जिन्हों को पहले रखा गया था उस स्कूल में उनका कोई ब्यौरा चेक नहीं होता कि किसको रखा गया था, उसको कितनी सैलरी थी दिखाओ, कोई कांटेक्ट नहीं है, कितनी सैलरी मिली, इन हैंड दी, कैश दी, कैसे दी, कोई भरोसा नहीं। ऐसी अदर कंपनीज़ हैं जो उनका लेवल होना चाहिए या जिस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपने रखा गया है उसको, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो हर जगह धोखाधड़ी हमारे देश में करवाई जाती है और करते हैं लोग, ठीक है। इसका कोई इलाज है नहीं, आप मैं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा देश है महान, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन ध्यान देना कम आता है हमारे देश में लोगों को, है ना। जहाँ बेवजह की बात होती है वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जहाँ सही में ध्यान देने वाली चीज़ होती है वहाँ पे लोगों का नज़रें कमज़ोर हो जाती है ना। तो खैर उसको छोड़ देते हैं। तो चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ने लग गई थी चीन में। बेरोज़गारी बढ़ने का कारण एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि चीन ने दूसरे देशों में निवेश किया, अपने देश में कोई पैसा नहीं लगाया, इसीलिए वहाँ पे लोगों को तंगी आना शुरू हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई। 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा के लोगों को रोज़गार की तलाश करना शुरू करना पड़ा, भटकना पड़ा। जिनको आसानी से मिल सकती थी नौकरी, उनको भी जटिल प्रक्रिया में बांध दिया गया सरकार के द्वारा, सरकार की गलती के वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है महिलाओं के रोज़गार तथा काम करने के हालात में सुधार ना होना। अब महिलाओं को भी उतने ही घंटे काम कराया जा रहा था, उतनी ही दिक्कत परेशानियों में डाल करके बैठाया जाता था काम पे, जिससे कि उनको आने जाने में टाइम की प्रॉब्लम होती थी, सैलरी की भी दिक्कत होती थी, ठीक है। तो महिलाओं को भी जो कहते ना कि काम करने का समय निर्धारित नहीं था उस समय, आज भी निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही है कि लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही, तो लोग उसको बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करते हैं काम, है ना। तो वो एक अलग कारण है, लेकिन समय निर्धारित नहीं है, लोग जबरन भी काम करवाते हैं, और ये हमारे यहाँ पे नज़र नहीं आता है। हमें रखा जाता है कि हम एक इस पोस्ट के लिए रिक्रूट हुए हैं, लेकिन हमसे काम कुछ और भी करवा देते हैं वो लोग। नहीं करे तो हमें धमकी, हमें तरह तरह के ताने बोलते हैं कि नौकरी नहीं देंगे या तनख्वाह रोक देंगे। तो ये गुंडागर्दी हमारे यहाँ पे किसी को नज़र नहीं आती है, कोई इस चीज़ का ब्यौरा नहीं लेने बैठता है, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं। तो महिलाओं के साथ भी ये चीज़ें हुई। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण के नुकसान तथा भ्रष्टाचार के बढ़ने के कारण। पर्यावरण का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि
चीन की सरकार ने लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया बाहर से। उस समय की चीन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। अभी का तो चीन बहुत तरक्की पर है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब चीन ने क्या किया, विदेशी लोगों को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने क्या करा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू करा। और चीन की सरकार ने अलाउ भी कर दिया कि भैया तो ठीक है, तुम फैक्ट्री लगाओ, ठीक है भैया, तुम बिल्डिंग खड़ी करो और पेड़ काटो, ज़मीन साफ कर दो। जहाँ पे ना के बराबर चीज़ें हो वहाँ पे अगर आप लगाते हैं, करते हैं, तो एक जायज़ हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भरपूर मात्रा में वृक्ष लगे हैं, हम एक तरफ कहते हैं पर्यावरण बचाना है, दूसरी तरफ हम उसी पर्यावरण को नुकसान करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और कहते हैं हम देश की तरक्की कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं लोग, ठीक है। तो चीन की अर्थव्यवस्था को भी कैसे नुकसान हुआ, इसी कारण से। वहाँ पे व्यक्ति को हर चीज़ से वंचित यही सब कारण से होना पड़ रहा था। तो पर्यावरण के नुकसान के लिए चीन की सरकार उस समय की जो चीन की सरकार थी, वो उत्तरदायित्व अपना ढंग से नहीं निभाया। उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बोला आप आइए, फैक्ट्री लगाइए, पेड़ काट के साफ़ करिए, आप आइए, अपनी बिल्डिंग लगाइए, पेड़ काटिए, साफ़ करिए, अपना काम करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दीजिए हम सरकार को, ठीक है। तो सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखा है तब से अभी तक। तो इसलिए उस समय पर्यावरण का नुकसान ज़्यादा हुआ, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया। हमारी आज की सरकार भी कहती है भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जब कोई सिलेक्शन होता है तब ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, जी आपका ये दिक्कत हो गया, जी आपका वो हो गया है, तो हमारी नौकरी रुक जाती है जब तक हम पैसे निकालने की बात ना करें। हर एक डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। चाहे वो कितने भी बड़े ऑफिसर का सिलेक्शंस की बात हो, चाहे कितने भी छोटे एक पद की सिलेक्शन पे बात हो, हर जगह पैसे ऐंठने का एक तरीका सरकार के पास होता है, ठीक है। सरकार को नहीं पता उनके डिपार्टमेंट में कौन से लोग कैसे हैं, उन्हें जनता का पता है, उन्हें दूसरे देश का पता है, लेकिन अपने देश में जो हो रहा है उनका वो बेखबर हो जाते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ एक रणनीतियाँ हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा, पर्यावरण का नुकसान भी बढ़ने लगा और भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, वहाँ की जनता कई चीज़ों से पीछे हो गई। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक फासलों का बढ़ना गांव तथा शहर के बीच विशेषकर। अब देखो, गांव में आर्थिक रूप से इतनी तरक्की हम कहते हैं कि नहीं होती है, लेकिन हो सकती है अगर वहाँ की सरकार या वहाँ के व्यापारी सभी को एक दूसरे को खुले रूप से अपना व्यापार करने का मौका दिया जाए। तो अगर आप उन्हीं कृषकों को लालच देंगे तो वो अपने अनाज को सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, और वो क्या करेंगे, उसको ज़्यादा लालच पैसे के कमाने के चक्कर में वो दूसरे तक देंगे और अपने देश को नुकसान कर देंगे, अपनी चीज़ों को, अपनी अस्तित्व को मिटा देते हैं, है ना। तो ये आर्थिक फासले जो थे वो बढ़ने लग गए गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहर में, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट रह गया आई थिंक, तो हम करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक ले बाय बाय सभी को।